नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी की बनावट वो उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ा है ना। विभव मापी के सिद्धांत में अपन ने अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर एक्सएल ये मेजर किया है ना सर। E अपने आप में फिक्स है, अलग अलग सेल का विद्युत वाहक बल अलग अलग होता है, लेकिन जब तक अपन मापन कर रहे हैं तब तक उसको निश्चित ही मानेंगे। X विभव प्रवणता है। एक अगर अपन कहें एक एक्सपेरिमेंट के लिए X को नियति माना जाएगा, अगले एक्सपेरिमेंट के लिए आप इसे चेंज कर सकते हो। तो मैं यूं कहना चाहता हूं कि आप जो पोटेंशियोमीटर से किसी को भी मेजर करते हैं तो वह करते हैं संतुलन लंबाई के द्वारा। तो आपका काम यह है कि आपसे कोई भी टास्क की कहा जाए तो आपको उसका मेजरमेंट पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी से करना है। तो विभव मापी से आप संतुलन लंबाई ले लें और उसको विभव प्रवणता से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। यानी विभव मापी संतुलन लंबाई के अलावा कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी लास्ट लेक्चर में चर्चा कर ली थी कि विभव मापी से मापन एक तुलना विधि है। इससे ध्यान रहे, अज्ञात फिक्स है मतलब स्थिर है, लेकिन प्राथमिक परिपथ में लगे संचायक सेल के विद्युत वाहक बल से कम होना जरूरी है, वरना संतुलन बिंदु प्राप्त नहीं होगा। तो ये प्रारंभिक चर्चा मतलब मापन का तरीका तो यही रहेगा। L मिलेगा, उसको X से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। विभव प्रवणता वगैरह किसे कहते हैं वो अपन ने डिफाइन कर ही दिया। अब छोटी सी महत्वपूर्ण बात, फिर अपन एप्लीकेशन चालू करेंगे। महत्वपूर्ण बात में विभव मापी की सुग्राहिता, है ना। विभव मापी की सुग्राहिता, सुग्राहिता का मतलब सेंसिटिवनेस है ना, या सेंसिटिविटी है, उसकी संवेदनशीलता, वो मापन में कितना परफेक्ट है वो आपको सुग्राहिता बताती है ना। कि कोई विभव मापी मापन में कितना परफेक्ट होता है या कितना एक्यूरेट मापता है, वो सब सुग्राहिता से आपको पता लगता है। तो सब अब अपन समझें कि हमें मोर एक्यूरेसी चाहिए, मान बिल्कुल यथार्थ चाहिए, तो स्वाभाविक है विभव मापी कोई भी अज्ञात का मापन अभी मैंने बताया किसके द्वारा करता है, संतुलन लंबाई के द्वारा करता है। तो स्वाभाविक रूप से जब आप विभव मापी से कोई मापन करेंगे तो आप ये चाहेंगे कि संतुलन लंबाइयां पर्याप्त हों, स्पष्ट हों, अधिक हों। किसके लिए? कम वोल्टता के लिए भी आपको संतुलन लंबाइयां अच्छी मिले, पर्याप्त मिले। तो सब विभव मापी से अल्प वोल्टता का मापन करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त संतुलन लंबाई स्मॉल l अगर अधिक है, पर्याप्त है, तो ऐसे विभव मापी को हम अच्छा संवेदनशील यानी सुग्राही विभव मापी मानेंगे या कहेंगे। अब सूत्र E बराबर एक्सएल के अनुसार अगर हमें संतुलन लंबाई अधिक चाहिए, ये तो फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है भाई, जिसका मापन करना है वो वेरिएबल थोड़ी है। हाँ ठीक है, हम जानते हैं सेलों के विद्युत वाहक बल में परिवर्तन होता है, लेकिन इतनी शीघ्रता से थोड़ी होता है कि हमारे मापन के दौरान ही हो जाए। तो इसको तो हम लगभग निश्चित ही मानेंगे। L हमें ज्यादा चाहिए तो फिर स्वाभाविक है
विभव प्रवणता का मान क्या होना चाहिए? x कम होना चाहिए। x कम होगा तो L ज्यादा होगा, यानी संतुलन लंबाई ज्यादा होगी, और संतुलन लंबाई ज्यादा होगी तो आप कहेंगे विभव मापी अच्छा सुग्राही है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि विभव मापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी विभव प्रवणता जितनी कम, विभव मापी की सुग्राह्यता उतनी ही अधिक होगी। क्लियर है ना? तो साहब अब आपको क्या कम करना है सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए? इसका मतलब अब आपको विभव प्रवणता में कमी करनी है ताकि सुग्राह्यता बढ़े, है ना? अब क्योंकि x इज इक्वल टू v अपॉन एल, एल तार की लंबाई है, v को अपन लिख दें तार में धारा और विभव मापी के तार का प्रतिरोध अपॉन एल। ठीक है सर? इस सूत्र के अनुसार देखें आप, अगर आपको सुग्राह्यता बढ़ानी है तो विभव प्रवणता कम करने के लिए आपको सूत्र के अनुसार या तो V कम करना चाहिए या L अधिक करना चाहिए, या दोनों, है ना? या तो तार पर विभवांतर के मान में कमी करें या तार की लंबाई में वृद्धि करें, या दोनों करें ताकि x कम हो, और x कम हो तो सुग्राह्यता बढ़े। अब सब ध्यान से समझना, v को हम कम नहीं कर सकते क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको ये बताया कि विभव मापी द्वारा अज्ञात का मापन एक तुलना विधि है ना? यानी प्राथमिक परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल से ज्यादा मान का आप मापन कर ही नहीं सकते। तो आप V कम करने के लिए प्राथमिक सेल या प्राथमिक परिपथ में लगे द्वितीयक सेल का विद्युत वाहक बल कम करेंगे। मान लो जैसे 5 वोल्ट था तो आप पहले विभव मापी से कितना नाप सकते थे? अज्ञात 5 वोल्ट तक। अब क्योंकि आपको सुग्राह्यता बढ़ानी है तो विभव प्रवणता कम करनी पड़ेगी, विभव प्रवणता कम करनी पड़ेगी तो विभवांतर में कमी करो, विभवांतर में कम करो तो विद्युत वाहक बल कम होगा। अब आप प्राथमिक परिपथ में लगे सीसा संचायक सेल की वोल्टता को 5 वोल्ट से घटा के 2 वोल्ट कर दें, ठीक है, V कम कर दिया, सुग्राह्यता बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा कर देने से आपका विभव मापी जो पहले अधिकतम 5 वोल्ट माप सकता था वो अब अधिकतम 2 वोल्ट ही माप सकेगा, यानी विभव मापी की सुग्राह्यता तो बढ़ जाएगी लेकिन उसके अधिक मान को मापने की क्षमता में कमी होगी। तो स्वाभाविक है एक जगह अगर आपको फायदा हो रहा है लेकिन दूसरी जगह नुकसान, तो आप नहीं चाहेंगे कि विभवांतर में क्या की जाए? कमी की जाए। अब बताओ विभव प्रवणता में वृद्धि के लिए, विभव प्रवणता में कमी के लिए अर्थात सुग्राह्यता में वृद्धि के लिए विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देनी चाहिए। तो मैंने जो शुरू किया था, मैंने यही कह के शुरू किया था कि विभव मापी के तार की लंबाई जितनी ज्यादा होती है विभव मापी उतना ही शानदार माना जाएगा। अब आप मेरे से यूं कहेंगे कि सर आपने तो ये भी कहा था कि तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो उपकरण असुविधाजनक हो जाएगा। बात सही है ना कि साहब तार की लंबाई तो 100 मीटर कर दो, लेकिन फिर वह उपकरण यानी विभव मापी कन्वीनियंट नहीं रहेगा, तो क्या करें? तो साहब आप तार की लंबाई बढ़ाने के लिए कह रहा है, तो जैसे ये अपन तार को AB से दर्शाते हैं, आप क्या करो लंबाई बढ़ाने के बजाय जैसे B के श्रेणी क्रम में या तार
और एक ही श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दो, है ना। अब आप प्रतिरोध जोड़ दोगे तो अपन जानते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू L। अगर आप तार के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ देंगे तो आभासी रूप से तार की लंबाई बढ़ जाएगी, और तार की लंबाई बढ़ जाएगी तो विभवपूर्णता घट जाएगी, और विभवपूर्णता घट जाएगी तो सुग्राह्यता बढ़ेगी, है ना। तो सब यहाँ ये समझ लेना चाहिए कि एक ही विभव मापी है, लेकिन जो मापन करने वाला है उसकी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है कि वो अपने विभव मापी को अच्छा सुग्राही बना सके, है ना। क्योंकि जिसको अच्छा सुग्राही बनाना होगा वो एक्स में कमी करेगा, और जिनको इसके बातों का ज्ञान नहीं होगा वो इस बात पे ध्यान देगा ही नहीं, है ना। तो एक ही विभव मापी एक व्यक्ति अच्छा सुग्राही बनाकर काम कर सकता है, और एक व्यक्ति उसको सामान्य उपकरण के बतौर यूज कर सकता है। ये तो हिसाब विभव मापी से संबंधित प्रारंभिक बातें। अब सीधे सीधे आ जाओ विभव मापी के अनुप्रयोग। आपके कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं जो सिलेबस में हैं विभव मापी के, वो भी कराता हूँ, और थ्योरी में भी उनका वेटेज है। ये भी आप ध्यान रखें कि एक ही तरफा न चलें कि सब प्रैक्टिकल में है, थ्योरी में भी उनका वेटेज है। तो अब अपन एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग चालू करते हैं ना। चलो सब पहला अनुप्रयोग लेते हैं अपन, एप्लीकेशन 1, ठीक है। एप्लीकेशन 1 ये एक्सपेरिमेंट 1 भी है आपके लैब का। जो 1 करा रहा हूं ये सबसे इजी है ना, सबसे इजी, ठीक है। सबसे इजी क्या है सर? प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, है ना। ये 2 प्राथमिक सेल होंगे, कितने? 2, है ना। यहां लिखना भूल गया मैं। 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, ये लिख देता हूं यहां, है ना। 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना, ठीक है साहब। अब आपको विभव मापी से ये कार्य करना है। ये प्रैक्टिकल मैंने आपको बता ही दिया, सबसे इजी प्रैक्टिकल है ये। आपके एग्जाम में आता है तो आप मना मत कीजिएगा, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये सबसे इजी प्रैक्टिकल है ना। देखो सब, पहले मैं सर्किट इधर डिजाइन कर देता हूं। ये फिक्स है वही AB, जो अपन विभव मापी के तार को सिंबल के रूप में बताते हैं। 10 मीटर लंबा तार अपन बताते हैं। प्राथमिक परिपथ फिक्स है, यानी इसमें वही संचायक सेल, कुंजी और धारा नियंत्रक, ये फिक्स है साहब, है ना। इसमें अपने को कोई चेंज नहीं करना, आप निश्चिंत हो। जब करना होगा कोई विशेष बात होगी तो आपको बता के समझाया जाए, है ना। ये धारा नियंत्रक RH, है ना। ये कुंजी, और ये चाहो तो प्राइमरी या प्राथमिक परिपथ में लगे होने के कारण EP लिख दो। अब स्वाभाविक है, आप एक्सपेरिमेंट करने गए हो तो आपको 2 प्राथमिक सेल दिए जाएंगे। ये 2 प्राथमिक सेल फिक्स हैं, अपनी लेबोरेटरी में है ही 2 प्राथमिक सेल। सीधी सी बात, अपनी लेबोरेटरी में 2 प्राथमिक सेल है, एक लैक्लांशी एक डेनियल सेल है, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूं वैसे अगर आप करेंगे तो हूबहू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं यूं समझिए कि एक तरह से लाइव ही समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं, टोटल बात है ना, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो 2 सेल देंगे आपको, उन दोनों सेलों का पॉजिटिव आपको किससे जोड़ना है? उच्च विभव बिंदु से। क्योंकि आपको लास्ट डे यानी लास्ट लेक्चर में बता दिया कि सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल पॉइंट A, सभी पॉजिटिव को आप उच्च विभव बिंदु A से जोड़ें, ठीक है। तो आपको 2 सेल दिए, ये पहला, ये इसका पॉजिटिव, दूसरा ये इसका पॉजिटिव,
है ना। सभी पॉजिटिव आपके उच्च युवा बिंदु ए से ही जुड़ेंगे। दूसरी ओर नेगेटिव, ये दूसरी ओर नेगेटिव, है ना। तो दो सेल दी, एक को E1 बोल दो और एक को E2 बोल दो। नॉमेनक्लेचर है, वो आपको देना है, आपको उसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर। अभी नेगेटिव से जो साइड निकली है वो अभी अपन ने फिक्स नहीं की है ना। अभी नेगेटिव से तार छोड़ रखे हैं, लेकिन हर पॉजिटिव उच्च युवा बिंदु ऐसे ही जुड़ेगा, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है साहब। अब आपको तो E1 और E2 ही लिखना है। मैं आपको सुविधा के लिए बता देता हूं, क्योंकि आप एग्जाम देंगे तो आप मैं इधर दिखा देता हूं अलग से, है ना। E1 तो लेना लैक्लांशी सेल और E2 आप लेना डेनियल सेल। ये एडवाइज कर रहा हूं मैं, जरूरी नहीं है कि यही लेना, ऐसा नहीं कह रहा, मैं एडवाइज कर रहा हूं, है ना। क्योंकि मैं जो आंसर आपको बताऊंगा वो इसी से बता दूंगा, समझ गया, है ना। चलो सब, अब जो इनके नेगेटिव जो सिरे हैं, इन नेगेटिव सिरे को एक द्विमार्गी कुंजी से अटैच करना। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। द्विमार्गी कुंजी में दो मार्ग होते हैं, ये X, ये Y और ये Z। तो ये एक मार्ग ये रहा, एक मार्ग ये रहा, दो मार्ग होते हैं, है ना, दिख रहे हैं। एक और XY के बीच में एक मार्ग और YZ के बीच में एक मार्ग, है ना। इस कुंजी को बोलते हैं द्विमार्गी कुंजी, है ना। मैं अलग से आपको ये कुंजी दिखा दूंगा, अगर आप लैब में नहीं गए हो तो वो दिखा दी जाएगी। अभी आपको मैं साइड में बना के दिखा दूंगा, है ना, किस टाइप की होती, यहाँ दिखा देता हूं मैं। जो भी पॉसिबल होता है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इस तरह की कुंजी होगी, है ना। इसमें ये X है, ये Y है और ये Z है। एक मार्ग ये रहा और एक मार्ग ये रहा, ये द्विमार्गी, है ना। मैं आपको एडवाइज करता हूं, द्विमार्गी कुंजी के दोनों मार्ग में कभी कुंजी होती ही नहीं है। तो आप ध्यान रखना प्रैक्टिकल के दौरान, इसमें एक मार्ग में ही कुंजी होगी, दो में नहीं होगी। ठीक है। अब अगली बात, है ना, अगली बात यह है कि इसके एक सिरे से तो आप लैक्लांशी सेल जोड़ देंगे, दूसरे सिरे से आप डेनियल सेल जोड़ देंगे, है ना। मध्य सिरा सदैव गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स है, ऑलवेज, है ना। तो मध्य सिरा सदैव गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स है। इससे निकलने वाला दूसरा तार जोकी से कनेक्ट रहेगा, जिसे आप 10 मीटर लंबे तार पर चला सकते हैं। तो ये तो बच्चों सर्किट कंप्लीट हुआ लॉजिकली, है ना साहब। अगर आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं तो इस सर्किट में आपको डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाना जरूरी है। अगर आपने डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दिखाया तो आपके कुछ अंक प्रैक्टिकल में कट जाएंगे, है ना साहब। तो मैं आपको समझा रहा हूं डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। ये प्राइमरी सर्किट है, ठीक है। इसकी धारा नीचे नहीं आएगी, तुलना विधि है ना, वो पोटेंशियोमीटर के लिए है। इधर दोनों धनात्मक से धारा निकली, ये भी उच्च विभव बिंदु, मतलब उच्च विभव बिंदु निर्णायक है, उधर से भी और इधर से, दोनों का कंपैरिजन होता है बिंदु ए पर। उधर की धारा ए पर नहीं उतरती, मतलब ए के नीचे नहीं उतरती, इधर की धारा ए के ऊपर नहीं जाती, वो निर्णायक बिंदु है, ठीक है सर। अब ये तो आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। E1 आपको कह दिया लैक्लांशी सेल है, E2 आपको बता ही दिया डेनियल सेल है, क्लियर है ना। अब आपने जो भी बनावट वगैरह वो देख ली, धारा की दिशा मैंने दिखाई दी। अब आपने क्या क्या करना है वो मैं समझाता हूँ ना। आपने सबसे पहले स्टेप 1, अब आप एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, आप
इन दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने जा रहे हैं, है ना। सबसे पहले स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, E1 का मापन करना है ना सर। तो सब ये अपन विद्युत वाहक बल E1 के लिए, मतलब इस समय E2 कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अपन खुद भी तो लिख ही रहे हैं, अपन खुद भी ये लिख रहे हैं E1 के लिए E2 कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले पोटेंशियोमीटर को ऑन करो, या आपने पोटेंशियोमीटर को ऑन कर दिया तो के तो हमेशा ऑन होना ही होना, है ना। इसके बाद आप E1 का मापन कर रहे हैं तो XY ऑन करो, आप XY ऑन कर दो, क्लियर। ये सब मैं आपको सीन दिखा तो मिटा भी दूंगा अभी ना, मैं जैसे दिखा रहा हूं। अब ये कनेक्ट हो चुके हैं, YZ कनेक्ट नहीं होने चाहिए इस समय, E2 कनेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि आप E1 का मापन कर रहे हो। तो YZ ऑफ, क्लियर सर, ये ऑफ है, मतलब E2 सर्किट में ही नहीं है, सीधी सी बात है, ओपन सर्किट है ये। अब आप देखो जो भी गैल्वेनोमीटर और A के बीच ला दिया जाएगा उसी का विभवमापी संतुलन लंबाई देगा, यानी उसी का मापन करेगा। तो सब इस समय गैल्वेनोमीटर और A के बीच में किससे ला दिया गया है, E1 को। तो विभवमापी के तार पर जो कि संतुलन लंबाई किसके लिए लेगी, E1 के लिए ही लेगी, है सर। यदि विभवमापी के तार पर E1 के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई L1 व विभव प्रवणता X हो तो E1 इज इक्वल टू XL1। ये मैंने आपको आज आते ही बता दिया था कि विभवमापी से जो मेजरमेंट करोगे आप वो अल्टीमेट है, E बराबर XL, बस वो आपको L के अलावा कुछ देता ही नहीं है ना, तो आपको हमेशा ही लिखना है। ये सब E1 माप लिया गया, अब आप समझ जाओ माप लिया गया, है ना। अब आ जाओ सब फाइनल स्टेप 2। अब आप किसके लिए करेंगे प्रयास, अब आप मापन करेंगे फॉर E2, बिल्कुल सब सिंपलेस्ट वे। हाँ ये जरूर है, मैं थ्योरी बोल रहा हूँ, दो लाइन की थ्योरी बोल रहा हूँ, आप उसे लिख दें। जैसे मैंने ये बोला ना, ये कनेक्शन लिख दिए, कनेक्शन लिखने के लिए बात बोला मैंने, E1 के लिए विभवमापी के तार पर प्राप्त संतुलन लंबाई L1 वो विभव प्रवणता X हो तो, बस ये दो लाइन लिखनी। अब E2 की बात करो, है ना। E2 की बात करो तो देखो के तो ऑन, बिकॉज के ऑन का मतलब पोटेंशियोमीटर ऑन, तो वो तो ऑन रहेगा ही रहेगा। बट अब XY ऑन नहीं होना चाहिए, अब XY क्या हो जाना चाहिए, ऑफ, क्योंकि XY ऑन रहेगा तो वापस वही E1 का मेजरमेंट होगा। तो अब इसको मिटा देता हूं मैं, ये देखो अब मैंने किसको ऑफ कर दिया, अब मैंने XY को ऑफ कर दिया। ये थोड़ा सा व्हाइट मिट नहीं रहा, कोई बात नहीं ना, क्लियर। मैं कोशिश कर रहा था उस व्हाइट को इरेज करने की, पर हो नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं ना। चलो वापिस आ जाओ। तो अब XY ऑफ हो चुका है, आपको क्या मेजर करना है, E2 मेजर करना है। तो अब आप क्या कर दें, YZ को ऑन कर दें। ये YZ आपने ऑन कर दिया। ऐसा करने से हम गैल्वेनोमीटर और A मतलब उच्च विभव बिंदु के बीच में किससे ले आए, E2 को, और जो गैल्वेनोमीटर और A के बीच में आ जाएगा उसी का मापन होगा, यानी विभवमापी के तार पर उसी के लिए संतुलन लंबाई मिलेगी। इससे E1 तो सर्किट में ही नहीं है, देखो आप XY ऑफ है, E1 ऑफ सर्किट में ही नहीं है, वो धारा दे ही नहीं सकता,
खुला परिपथ हो गया ना, खुले परिपथ में सब कुछ पॉसिबल है। ओपन सर्किट में विद्युत वाहक बल पॉसिबल है और चीजें पॉसिबल, पर ओपन सर्किट में कभी भी करंट पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो सर्किट अब करंट दे ही नहीं सकता। तो सब अब गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में E2 ला दिया गया है। तो जिसे भी मापना हो उससे आप ला दो। इसीलिए मैंने क्या कहा कि मध्य सिरा सदैव किससे जुड़ेगा, गैल्वेनोमीटर। इसीलिए तो द्विमार्गी कुंजी का हमने इस्तेमाल किया। ठीक है सर। तो स्वाभाविक है अब संतुलन लंबाई किसके लिए प्राप्त होगी, E2 के लिए। विभव प्रवणता तो मैंने बोली थी x है ना। तो यदि जो आपको लिखना है एक लाइन, यदि E2 के लिए विभव मापी के तार पर प्राप्त संतुलन लंबाई L2 हो तो E2 बराबर XL2। क्लियर था। E1 और E2 आ चुका है ना। अब अपन ये कनेक्शन क्लोज कर दें है ना, ये हटा दें, क्योंकि क्या है ये रह जाएगा तो आप हो सकता है इसी का वापस वहाँ इस्तेमाल कर लो और ऐसा कैसा सर्किट छोड़ा तो ठीक नहीं। सर्किट तो वापस ऐसे रहने देना। वो तो आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया था कि हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं। अब देखो सर, बाय इक्वेशन 1/2 1 व 2 समीकरण का अनुपात लेने पर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, अर्थात प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात E1 तथा E2 है ना, उन सेलों के द्वारा प्राप्त संतुलन लंबाई के अनुपात के बराबर होता है। तो सीधा सीधा संतुलन लंबाई का अनुपात निकाल लो। जो आप संतुलन लंबाइयों का अनुपात निकालोगे वही प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात है। ये हो गया सब आपका एक सेट। अब क्योंकि थ्योरी में तो अगर आता है तो यही लिखना है आपको, लेकिन अब अगर प्रैक्टिकल कर रहे हो तो प्रैक्टिकल में आपको इसके लिए 5 सेट लेने का बोलेगा वो, है ना। कितने सेट, 5 सेट लीजिए, यानी 5 L1 लीजिए एंड 5 ही L2 लीजिए, ऐसा बोलेगा वो आपसे। अब आप सोचेंगे यार बार बार L1 L2 वही आएगा। बिल्कुल, अगर यही हालात है तो वही आएगा। तो आप क्या करिएगा, एक सेट ले लिया आपने, कंप्लीट हो गया है ना। एक सेट ले चुकने के बाद ये जो धारा नियंत्रक है RH, इसकी जोकी को थोड़ा सा आगे या पीछे सरका देना। ये मैं सलाह के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपको 5 सेट लेने हैं। तो आपने आगे सरकाया तो फिर आगे 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 ही सरकाना है ना। और यदि आपने जोकी को पीछे सरकाया तो पीछे 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 सरकाना। उससे एक्चुअली क्या है, जो वैल्यूज आती हैं उनमें एक समानता आ जाती है ना। हालांकि ठीक है, विद्युत वाहक बल तो वही है। आप इस धारा नियंत्रक की जोकी को सरकाएंगे, जोकी को सरकाने से स्वाभाविक धारा में परिवर्तन होगा। अब अपन जानते हैं X इज इक्वल टू IR अपॉन L, विभव प्रवणता है। अब क्योंकि आपने प्राथमिक परिपथ में लगे धारा नियंत्रक की जोकी को सरकाया, उस जोकी को सरकाने से धारा I में परिवर्तन हो गया, और धारा I में परिवर्तन से X में परिवर्तन हो गया। X में परिवर्तन से L1 व L2 में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन सेल तो वही है, तो अनुपात तो वही रहेगा। अनुपात में थोड़ी चेंज आएगा, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपने थोड़ा सा जोकी को सरकाया, जोकी को सरकाते धारा चेंज होती है, धारा चेंज होती है विभव प्रवणता चेंज हो जाती है, और विभव प्रवणता चेंज होते ही L1 और L2 चेंज हो जाते हैं, नए L1 L2 आ जाते हैं, लेकिन सेल वही हैं, तो अनुपात तो लगभग वही रहेगा। फिर वापस
हर एक सेट में L1 और L2 लें, फिर नए सेट के लिए इस जॉकी को सरका दें, फिर L1 और L2 लें, फिर नए सेट के लिए इस जॉकी को सरका दें। इसमें मैंने क्योंकि 5 बार आप ऐसा करेंगे, तो अगर 5 बार करेंगे तो या तो एक दिशा में से इधर सरकाने लगे तो इधर ही सरकाते जाना, और इधर सरकाने लगे तो इधर ही सरकाते जाना, क्योंकि आपको ऐसा 5 बार करना है। क्लियर? लास्ट है ना, ये सारी अपन ने चर्चा कर ली जो भी है आपके सामने। अब इसमें एक चीज ऐसी है साहब जो आपको जहन में रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इस प्रैक्टिकल में ज़्यादा धुप्पल नहीं दे सकते, ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, मैं आपको क्यों का कारण समझा देता हूँ, है ना। इधर साइड में समझा देता हूँ, मेरे पास इधर साइड में स्पेस है, यहाँ समझा देता हूँ, है ना। देखिए साहब, आपको मैंने कहा था ये लेक्लांशी सेल लेना, ये E1 की जगह मैंने कौन सा रख रखा है, देखो आप, इधर X से जो जुड़ रहा है वो E1, और इधर मैंने क्या लिख रखा है, लेक्लांशी। जो Z से जुड़ रहा है ये E2, और मैंने इसको लिख रखा है डेनियल। तो सब आपका E1 जो है वो भी पता है और E2 भी पता है। E1 तो लेक्लांशी सेल है और ये डेनियल सेल है। अब लेक्लांशी सेल का मैक्सिमम इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। लेक्लांशी सेल का मैक्सिमम ईएमएफ कितना होता है, 1.5 मैक्सिमम। इसका तो हम जानते हैं 1.08, डेनियल का तो फिक्स है ना, क्लियर। तो मैक्सिमम 1.5 होगा, तो अब इसको आप देखेंगे तो 1.38 या 39 करीब आएगा। अप्रोक्सीमेट लिख देता हूं मैं 1.38 अप्रोक्सीमेट, है ना, एग्जैक्ट नहीं हो तो आप करके देख लेना, है ना। ये मैंने लगभग लिख दिया, आप करके देख लीजिएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका अगर ये जो E1 है वो लेक्लांशी सेल है, E2 है डेनियल सेल है, तो आपका ये रेशो 1:3 1.38 से ज्यादा आना ही नहीं चाहिए। अगर आपका ये रेशो 1.4 आ रहा तो कैसे आ जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लेक्लांशी सेल का मैक्सिमम विद्युत वाहक बल 1.5 है और डेनियल सेल का तो फिक्स है, डेनियल सेल को मानक सेल कहते हैं, तो उसका तो 1.08 फिक्स है। तो फिर आपका आंसर 1.38 से ज्यादा आएगा ही नहीं। तो अब कोई ने मान लो आंसर लिखा 1.5 1.4, फिर वो गलत है, वो साफ ही दिख रहा है। तो आप इन प्रैक्टिकल में ऐसा बेकाबू ना हो कि आप कर रहे हैं, आपके करने से किसी को जानकारी है ही नहीं। आप समझें, जो आपकी जो एक्सटर्नल है उसको बैठे बैठे सब पता पड़ रहा है कि आपका आंसर कितना है। भाई या तो आप ये करेंगे, आप उल्टा भी कर सकते हैं तो भी आंसर पता है। भाई आप E1 की जगह आप डेनियल सेल लगा देंगे, उल्टा कर देंगे, E2 की जगह लेक्लांशी, तो भी आंसर पता है। फिर 1.5/1.08 की जगह उल्टा हो जाएगा, 1.08/1.5। तो हर हाल में आपको ध्यान रखना है कि आंसर आपका पता है, आप दायरे में रहे, ठीक है साहब। ये सब एक प्रयोग खत्म, है ना। अब दूसरा प्रयोग, है ना, एप्लीकेशन 2, क्लियर। ये इसको आप थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट मान लो, है ना, अन्य कारणों से भी और थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या है साहब ये, है ना, ये है प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मापन, है ना। अब आपको विभव मापी के द्वारा प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन करना है ना साहब। अब आप ध्यान से समझिए, विभव मापी नाम है उसका, और आपसे कह रहा है प्रतिरोध का मापन कीजिए। तो पहली चीज तो क्या विभव मापी प्रतिरोध का मापन कर देगा?
हाँ या ना? यस कर देगा। विभव मापी हर मापन V का ही करता है, यानी विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल का ही करता है। क्लियर? ये तो मैं भी जानता हूं, नाम से आप भी जान गए। अब आपकी टेक्निक है, आपका ब्रेन है, आप आंतरिक प्रतिरोध मापने जा रहे हो। क्या आंतरिक प्रतिरोध को ऐसी भौतिक राशि से दर्शा सकते हो जिसका मात्रक वोल्ट हो? क्या आंतरिक प्रतिरोध को हम उस भौतिक राशि से दर्शा सकते हैं क्या जिसका मात्रक वोल्ट हो? क्योंकि विभव मापी तो उसी का मापन करेगा जिसका मात्रक वोल्ट हो। तो आपको एक बार तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना? तो आंतरिक प्रतिरोध ई वी के पदों में है क्या? यस। देखो आप पहले देखते हैं मप सकता है कि नहीं, है ना? तो सब जब सेल धारा प्रदान करता है ना? जब सेल धारा देता है तो आपको बताया हुआ है E बराबर V प्लस IR। ये इक्वेशन काम करेगी क्योंकि सेल धारा देता है तो E ग्रेटर देन V होता है, तो हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। इसलिए I इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। इसमें तो I आ गया, E और V तो सही है क्योंकि E का मापन विभव मापी कर देगा, V का मापन कर देगा, I को नहीं करेगा डायरेक्ट। तो I को V में कन्वर्ट कर लो। अब क्योंकि I बराबर लिख सकता हूं मैं V अपॉन R, इसलिए सॉरी यहाँ R लिखना ना मेरे को, आंतरिक प्रतिरोध है ना, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध लिखना था तो लिख देता हूं मैं। I दो बार लिख गया, ये आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो सब आंतरिक प्रतिरोध R को लिख दिया मैंने। ऊपर तो E और V हैं जो जिसका मापना विभवमापी द्वारा संभव है। विभवमापी मापता ही उनको है। I है, I प्रत्यक्ष नहीं नापेगा, I को V में कन्वर्ट कर देते हैं तो I बराबर में लिख दिया V अपॉन R। इसलिए R इज इक्वल टू E माइनस V और I की जगह लिख दें V अपॉन R। इसका मतलब आंतरिक प्रतिरोध को विभवमापी से आप नाप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि R V के पदों में आ गया है। देखो V यानी वोल्ट वोल्ट वोल्ट। तो जिसको या जिस किसी भौतिक राशि को आप ऐसे मात्रक में पलट सकें जो वोल्ट में होता हो, उसको विभवमापी माप देगा, है ना साहब? चलो सब माप देगा क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध इसके। हाँ ये जरूर है कि विभवमापी जो भी नापेगा लंबाई द्वारा ही नापेगा, वो आप ध्यान रखिएगा। चलो सर्किट तैयार करो। सर्किट में प्राइमरी सर्किट कभी भी चेंज नहीं होगा, जो आपको कई बार समझाया जा चुका है। ये A, ये B, वही 10 मीटर लंबा तार। A और B के श्रेणी क्रम में हमें संचायक सेल यानी द्वितीयक सेल, कुंजी, धारा नियंत्रक, ये श्रेणी क्रम में जोड़ देने, वो हमेशा ही करना है ना, वो फिक्स है साहब। प्राथमिक परिपथ को आपको कह रखा है कि कोई कारण नहीं हो तो उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको प्राथमिक परिपथ में लगे सेल के कारण ईपी लिखते आ रहे हैं अपन। ये धारा नियंत्रक रियोस्टेट इसको लिखते हैं, ये कुंजी है ना, इसको के लिख दें फिलहाल। अब ये तो पता पड़ गया कि आर के लिए आपको ई मेजर करना है और वी मेजर करना है ना, तो ये तो अपने को पता पड़ गया। ई और वी इसकी डेफिनेशन हम जानते हैं। ई सेल का विद्युत वाहक बल है और उसका मापन तब कर सकते हैं जब सेल धारा नहीं दे रहा हो।
V विभवांतर है, उसका मापन तब कर सकते हैं जब सेल धारा दे रहा हो। तो आपको दो सिचुएशन क्रिएट करनी है। एक सिचुएशन में सेल धारा नहीं दे रहा, उस समय ई का मेजरमेंट हो जाएगा। एक सिचुएशन क्रिएट करनी है जिसमें सेल धारा दे रहा है। ये दो सिचुएशन क्रिएट करनी है। देखो सर्किट डिजाइनिंग है, तो अपन कैसे डिजाइन करें मैं आपको दिखाता हूं, है ना। पूरा लाल से बना देता हूं मैं, ये देखो। अब आपको समझाता भी जाता हूं। एक मिनट, ये सब क्या है, सर्किट बड़े तरीके से बनने चाहिए। इस सर्किट्स में ध्यान रखना पड़ता है, अच्छे तभी लगते हैं। ये देखो, अब ध्यान से समझिएगा आप। ये ई, ये मैंने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर। अब देखो ई डायरेक्ट नप जाएगा। इस समय ये सेल मैंने यूज में ही नहीं ले रखा। जब इस समय धारा लूंगा ही नहीं, इस समय धारा नहीं ले रहे अपन। जब सेल धारा नहीं दे रहा हो तो सेल के टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होगा उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। और वो किससे नप जाएगा? गैल्वेनोमीटर के साथ लगी जो किसी संतुलन लंबाई द्वारा। हर चीज को आप किस में नापते हैं? इसमें हर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो लेंथ में नपेगी, है ना। जो मैंने आज बिगिनिंग आते ही कहा था ना आपसे कि कुछ भी मापना हो लेंथ में नपेगा, है ना। तो अभी देखिए आप, आपके सामने कंप्लीट चीज आएगी, क्लियर। ये तो वो सिचुएशन जिसमें सेल धारा नहीं दे रहा। एक सिचुएशन में धारा भी लेनी पड़ेगी क्योंकि वी भी नापना है। वो सिचुएशन बनाने के लिए एक और कनेक्शन दे दीजिए, आर भी चाहिए। तो ये ज्ञात प्रतिरोध किसके लिए? आर के लिए। ये लो साहब, इसका भी काम हो गया। यहां लगानी पड़ेगी कुंजी। कुंजी इसलिए लगानी पड़ेगी क्योंकि इससे हमेशा धारा लेनी नहीं, इससे हमेशा धारा लेनी। जब वी नापना है तब धारा लेनी है। इससे यहां भी कुंजी लगाओ तो कुंजी दो होगी, फिर इसको K1 कह दो, इसको K2 कह दो। ये लो सब, ये सर्किट डिजाइनिंग हो चुकी है ना। अब मैं एग्जैक्ट माप के भी दिखाता रहता हूं आपको और धारा की दिशा भी, है ना। इस सफेद में किसी में कोई बात नहीं। धारा की दिशा देख लो पहले, क्योंकि धारा की दिशा नहीं लगाओगे तो प्रैक्टिकल में नंबर कट जाएगा, है ना। इसमें भी नहीं दिखा रहा हूं मैं, एक मिनट की हेड मिट गई। इसमें भी नहीं दिखा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगा ना, क्योंकि अभी दिखाऊंगा फिर आपको मजा नहीं आएगा। वही व्हाइट पेन उठा लूंगा मैं वापस, अभी नहीं दिखा रहा इस वाले सर्किट में, है ना। अब देखो, सबसे पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, तो सबसे पहले आ जाओ स्टेप 1, आराम से, बी कंफर्टेबल। अब आप इस समय विद्युत वाहक बल ई का मापन करने है ना। तो सब विद्युत वाहक बल ई के लिए, अब ये तो आपको समझा दिया गया है कि आप विद्युत वाहक बल किससे कहते हैं? जब सेल से धारा नहीं ली जा रही हो, अर्थात सेल खुले परिपथ में हो, तो टर्मिनलों के मध्य विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस समय आप सेल से धारा नहीं ले सकते। कैसे पता पड़ेगा सब आपको? देखो, K1 ऑन, K1 ऑन का मतलब तो आप समझ गए होंगे, विभवमापी ऑन। थोड़ा छोटा लिख दो ना, K1 ऑन का मतलब विभवमापी ऑन, ठीक है ना। बड़े बड़े में फिर हो सकता है अगला नहीं माप पाए, इसलिए ये K1 ऑन। अब देखो, K2 ऑन नहीं कर सकते आप। K2 ऑन कर दोगे तो सेल धारा दे देगा, और सेल ने धारा दी तो फिर ई नियम, ई का मेजरमेंट नहीं होगा, है ना। तो K2 ऑफ, K2 ऑफ है। अगर आप देखें तो इस समय जो मैंने कनेक्शन दिखा है, इस समय ये वाला सर्किट है ही नहीं, क्योंकि तो ओपन है। भाई इस सर्किट के होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ऑन ही नहीं कर रखा। यानी इस समय ये जो सेल है ये धारा नहीं दे रहा है,
जब सेल धारा नहीं दे रहा है और किस किस के बीच में आ गया, गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में, ये मैंने आपसे कह दिया। जिसको भी मापना है उसको गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में आ जाना पड़ेगा, उसको आप लाओ। इसीलिए कीज वगैरह दिए कनेक्शन करने के लिए, ताकि आप ये चीज कर सकें। ये कीज वगैरह का सिस्टम इसीलिए कि कब कौन सिस्टम में होगा और कब कौन सिस्टम में नहीं होगा, या आपने डिसाइड करना, ये आपका निर्णय है ना साहब। तो सब अभी हमने इसको बाहर रख रखा है, तो ये सर्किट तो आप देखो ही मत, ये देखने का हक ही नहीं है। तो आपके गैल्वेनोमीटर और ए के बीच में सेल है ओनली, तो संतुलन लंबाई ई के लिए ही आएगी, और ई के लिए ही आएगी क्योंकि ये सेल धारा भी नहीं दे रहा है। तो इस समय आप अगर लिखो तो बता रहा हूं कैसे लिखेंगे। इस स्थिति में, इस स्थिति का मतलब जो आपने दिखाया कनेक्शन, इस स्थिति में सेल से धारा नहीं ली जा रही है, इसलिए विभवमापी के तार पर प्राप्त संतुलन लंबाई विद्युत वाहक बल के लिए होगी। यदि ये संतुलन लंबाई L1 वो विभव प्रवणता x हो तो E इज इक्वल टू XL1। यह लो सब आगे ही सेल से धारा ली नहीं। अब ध्यान से देखना, अब फाइनल स्टेप सेकेंड। अब आप टर्मिनल वोल्टा या विभवांतर कैपिटल V का मापन कर रहे हो, है ना साहब। देखो कैसे करते हैं ना, तो सब टर्मिनल वोल्टा या विभवांतर V का मापन, है ना। इधर लिख देता हूं, है ना। अपनी कोशिश है एक ही पेज में बैठे ताकि सही रहे। अब आप V का मापन करो। टर्मिनल वोल्टा की डेफिनेशन आपको याद होगी, जब सेल बंद परिपथ में हो अर्थात सेल से धारा ली जा रही हो, तो सेल के टर्मिनलों के मध्य या वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को या प्रतिरोध के सिरों पर विभव के पतन को, यानी V बराबर IR, टर्मिनल वोल्टा कहते हैं, है ना। तो अब देखो, पहली बात तो सेल बंद परिपथ में हो, देख ले K1 ऑन। K1 ऑन का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे। K1 ऑन का सिंपल मतलब है विभवमापी ऑन। चले अब K2 ऑन, ठीक है। K2 ऑन क्यों लिखा आपने, अभी आप समझ, ये ऑन कर दिया। इसको ऑन करते ही इस सर्किट में धारा जा रही है। नीचे वाले को देखो आप, ऊपर वाले को मत देखो, है ना। क्लियर। तो सब जैसे आपने ऑन किया, अब सेल धारा देने लग गया। तो अब इसको मैं सिस्टम में लिख देता हूं, आपको क्या करना रहेगा वो एग्जैक्ट बता देता हूं मैं, है ना। इसको एग्जैक्ट यहां मिटा के और आपको बता देता हूं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है ना। तो कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि आपको क्लियर दी जाए। K1 ऑन था ही सही आपका, वो बार बार ऑन करने की जरूरत नहीं, उसको तो ऑन ही देने दें। इसके बाद आप क्या करें, स्टेप, है ना, क्रम देखना आप ध्यान से। RB है प्रतिरोध बॉक्स से, इसमें निश्चित प्रतिरोध निकाल लें। निश्चित प्रतिरोध जैसे R की अब वैल्यू है, अब आप R आपकी इच्छा है 2, 4, 6, 8, 10, आप चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5। ये एक ऐसी चीज है जो हालांकि ठीक है, कोई ये तो नहीं कहता कि यही निकालें। अरे भाई मैं अगर 3, 6 मैं ऐसे निकाल लूं, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 12 ओम, 15 ओम, तो क्या बिगाड़ लोगे आप। तो देखो ऐसा तो कहीं लिखित में तो नहीं है, रिटर्न में तो क्या आप यही निकालें या यही निकालें या नहीं, बस आप अलग प्रतिरोध निकाल दें। क्योंकि आपको 5 सेट लेने हैं, 5 सेट लेने तो डिसाइड, भाई जो समान अंतर लेते हैं तो कम से कम एक की कैलकुलेशन से तो कम बच जाओगे ना आप। एक की कैलकुलेशन तो डायरेक्ट हो जाएगी ना, एक तो अच्छा फिगर लो ना आप अपने साथ।
तो ये आपका चुनाव है कि आप क्या लेते हैं आर, वो आपको चुनना है ना। तो आपने जैसे 2 ओम 3 ओम तो K1 ऑन किया, 2 ओम 3 ओम लगाया, इसके बाद K2 ऑन करो। अब कोई आपसे पूछ ले इतना सिस्टमेटिकल क्यों करो, तो आप उसका जवाब दे सकते हो कि प्रतिरोध लगाने के बाद अगर हम कुंजी K2 को ऑन करेंगे तो सेल शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अगर आप प्रतिरोध ही नहीं लगाएंगे और कुंजी K2 को ऑन कर दिया आपने, तो प्रतिरोध लगाए बिना कुंजी को हम जब ऑन करते हैं तो स्वाभाविक रूप से, चलो इसको रहने दो ना, तो सब प्रतिरोध लगाए बिना कुंजी को ऑन करते हैं तो सेल के नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे, यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। मैं इसको एक बार मिटाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये मिटेगा तो मेरे पास स्पेस आ जाएगी। चलो मिट गया, अच्छी बात है ना। हाँ सर, तो अगर आपने K2 पहले ऑन कर दिया तो ऐसा होता जाता तो कुछ नहीं, लेकिन एक सैद्धांतिक चीजें हैं। K2 बिना, जैसे मान लीजिए प्रतिरोध लगाए तो आपने प्रतिरोध ही नहीं लगाया और K2 ऑन कर दिया तो प्लस माइनस डायरेक्ट जुड़ गए, और प्लस माइनस डायरेक्ट जुड़ गए तो उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ये तो कम वोल्ट वाले सेल, इसलिए कुछ होने जाने वाला नहीं है। अगर हाई वोल्टेज वाला सेल हो, बैटरी हो 12 वोल्ट की, फूक जाएगी 2 मिनट में। तो इसे सैद्धांतिक रूप से जानने के क्रम ये होना चाहिए, K1 ऑन, फिर प्रतिरोध अप्लाई करो, फिर K2 ऑन करो। अब आप सेल से धारा ले रहे हो, यानी प्रतिरोध पर विभव का पतन है, कितना IR, इस प्रतिरोध पर धारा चली गई तो विभव का पतन है। इसको विभवांतर कहते हैं या टर्मिनल वोल्टा कहते हैं। तो इस समय आप विभव के पतन या टर्मिनल वोल्टा कैपिटल V के लिए विभव मापी के तार पर संतुलन लंबाई ले रहे हो। इस समय जो संतुलन लंबाई आएगी वो V के लिए आएगी। अगर वो लंबाई, संतुलन लंबाई आती है L2, तो V इज इक्वल टू XL2। क्लियर सर? ये V भी निकाल लिया आपने। अब E और V दोनों के मान 1 में रखने पर, तो E तथा V का मान 1 में रखने से, है ना जब रखने पर रख दो सब, ये आ गया आपके सेल का आंतरिक प्रतिरोध, है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध रखने पर R इज इक्वल टू, E की जगह रखना आपको XL1, ये रख दिया साहब XL1, V की जगह XL2 अपॉन XL2 इंटू R। R आपने सीधा सीधा निकाला ही RB से, X को मना के कट गया, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो पहली बात तो ध्यान रखें कि आप विभव मापी से कुछ भी मापें, वो ले दे के मापेगा किसके रूप में? संतुलित लंबाई के रूप में। ठीक है, इससे भी आप आंतरिक प्रतिरोध निकालें, विभव मापी से निकाल लें तो इससे निकालें, क्योंकि विभव मापी जो भी फिजिकल क्वांटिटी देता है वो संतुलन लंबाई के रूप में देता है। तो विभव मापी से नाप रहे हैं तो संतुलन लंबाई के पदों में नपेगा, है ना। और विभव मापी के बिना नाप रहे तो ये फॉर्मूला बन ही चुका था, वो तो पहले ही तो तैयारी की अपन ने, फिर जाके क्या। तो ये सब सेल के आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला। यहाँ भी आपको 5 सेट लेने होंगे, वो बोलेंगे आपसे, तो ये तो एक सेट हो गया, है ना। अब आपसे बोला जाएगा कि सेट कुल कितने लीजिए, 5, है ना। तो आप 5 सेट के लिए क्या करेंगे साहब? तो अब आपको 5 सेट के लिए कुछ भी नहीं करना। पहले आपने R बराबर जैसे 2 ओम लिखा, अब R बराबर 4 ओम ले लो, फिर R बराबर 6 ओम ले लो। यानी कहने का मतलब ये जो R है इसकी वैल्यू चेंज करते जाओ। जैसे मान लो आपने, मैं उधर लिख देता हूँ, उधर स्पेस भी है और वो एक तरफ भी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, है ना। तो आपको 5 सेट लेने हैं। अब 5 सेट में जैसे आपने पहला सेट लिया R बराबर 2 ओम के लिए, ये ले लिया, L1 L2 ले ली। फिर आप दूसरा सेट लें 4 ओम के लिए, है ना,
वो L1 L2, फिर तीसरा सेट लें 6 ओम के लिए, फिर चौथा सेट लें 8 ओम के लिए, और लास्ट लें 10 ओम के। 5 सेट हो गई आपके, है ना। ये मैं दिखाता हूँ गिन के, ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये तीसरा सेट, ये चौथा सेट और ये 5वां सेट। तो सब आर के भिन्न भिन्न मान रखें। अब यहाँ पे एक बात को ध्यान से समझें, वो तो मैंने आपको कहा था आर 1 2 3 4 5 भी ले सकते, उसमें कोई आप ज्यादा कोई रटने के चक्कर में न रहें। इसमें ध्यान रखें जो आपको न्यूमेरिकल में भी विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा, वो विशेष बात क्या है, अब आप ध्यान से समझें। देखो L1 जो आप ले रहे हो वो E के लिए है, और L2 जो ले रहे हो वो V के लिए। बहुत ध्यान से, न्यूमेरिकल में भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब आपने जब कैपिटल R चेंज किया तो E विद्युत प्रतिरोध पे निर्भर नहीं करता, तो L1 तो चेंज होगी ही नहीं, लेकिन V बराबर IR, V R पे डिपेंड करता है, यानी विद्युत प्रतिरोध पे डिपेंड करता है। तो आप 2 4 6 8 10 ओम लोगे तो L2 चेंज होगी, L1 को बार बार क्यों नापते हो? दोबारा एक बार और सुन लें, एक्सटर्नल भी पूछे तो आप सशक्त रूप से जवाब दे सकते हैं। भाई आपसे पूछे कि आप क्या नाम से R के अलग अलग मान पर L1 L2 दोनों क्यों निकाल रहे हो? केवल L2 ही निकाल सकते हो क्या? तो आप कहें यस, केवल L2 निकाल सकते। हाँ, ये अलग बात है कि कोई अड़ जाता है। अब देखो एक्सटर्नल से आप बहस कर नहीं सकते, क्योंकि वो आपका अंकदाता होता है, तो उससे आप बहस नहीं कर सकते। लेकिन ये वास्तव में एक क्लियर बात है कि ई कैपिटल आर पे डिपेंड ही नहीं करता, तो मैं बस L1 तो एक बार मेजर करूं, केवल एक बार L1 को नाप लो, बाकी फिर 2 ओम पर L2 नापो, 4 ओम पर L2 नापो, 6 ओम पर L2 नापो, 8 ओम पर L2 नापो और 10 ओम पर L2 नापो। हो गए 5 सेट। L1 तो हमेशा एक ही रहेगा। अगर हाँ, एक लॉजिक समझ में आता है, कई बार एक्सटर्नल कहते हैं अगर आपका टाइम इंटरवल ज्यादा रहा, यानी आपने एक एक एक्सपेरिमेंट में आधा घंटा लगा दिया, तो ये मैं मानता हूं कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट में आधा घंटा लगा दिया तो ई चेंज हो जाएगा, है ना। तो वो भी अपनी जगह सही है कि साहब L1 L2 दोनों ही नापो, लेकिन आप इस प्रयोग को 10-15 मिनट में खत्म करो। 5-10 मिनट में ई चेंज नहीं होता। 5-10 मिनट में तो अपन कह सकते हैं कि ई मेंटेन माना जा सकता है। तो साहब जल्दी से प्रयोग करोगे तो इतनी जल्दी तो ई चेंज होता नहीं है। फिर आप केवल किसका मेजरमेंट कर लो? L2 का। बहरहाल जो भी है मैंने आपके सामने रख दिया। L2 के या अलग अलग जो मान रखेंगे आप, तो एक ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग प्राप्त होगा। आपसे पूछेगा एक्सटर्नल कि सेल तो भाई एक ही है, फिर आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग क्यों प्राप्त हो रहा है? तो मैंने आपको जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाया था उस समय कहा था, जवाब दे देना, सेल से ली गई धारा के कारण। एक्चुअली सेल का आंतरिक प्रतिरोध 5 कारणों से चेंज हो सकता है, या 5 कारणों पर डिपेंड करता है, जो अपन पहले डिस्कस कर चुके। अपघट्य की सांद्रता, इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों के घोल में डूबे हुए क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, सेल के दोष ध्रुवण पर, सेल से ली गई धारा पर। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो सेल के आंतरिक प्रतिरोध को परिवर्तित कर सकते हैं। इससे आंतरिक प्रतिरोध चेंज होगा। इसका औसत कभी मत निकालना, इसका औसत कभी भी मत निकाल देना। आंतरिक प्रतिरोध को हमेशा न्यूनतम से अधिकतम के पदों में व्यक्त करना। जैसे मान लो आपने 5 बार निकाला, मैं आपको समझाता हूं। पहले आया 2 ओम, फिर आया 8 ओम, फिर आया 3 ओम, फिर आया 4 ओम, 5 ओम, फिर आया 9 ओम, है ना। फिर आया, चलो मैं 9 ओम को लास्ट में रखूंगा तो फिर आपको संशय हो जाएगा, तो लास्ट में से 9 हटा देता हूं मैं और लास्ट में लिख देता हूं 1 ओम। ये आया, तो आपके आंतरिक प्रतिरोध चेंज होने लगा था। तो आप आंसर लिखना, दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध न्यूनतम 1 ओम से अधिकतम 8 ओम के मध्य परिवर्तित पाया गया।
औसत मत निकालना। अगर आंतरिक प्रतिरोध का आपने औसत निकाल दिया तो आप बैठे ठाले मतलब बेवकूफी का सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। इससे सेल के आंतरिक प्रतिरोध का कभी भी आप औसत ना। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना, L1 फॉर E और L2 फॉर V। न्यूमेरिकल जब आप पढ़ोगे इसका तो न्यूमेरिकल पढ़ने में ध्यान रखना, वो कहता है एक सेल के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई इतनी है, तो आप समझ जाओ वो L1 है। फिर वो कहेगा 5 ओम प्रतिरोध निकालने के बाद संतुलन लंबाई इतनी, प्रतिरोध निकालने के बाद तो वो L2 है। तो आप जब इसके न्यूमेरिकल करो तो न्यूमेरिकल में ध्यान देना, सेल के लिए प्राप्त संतुलन लंबाई इतनी है यानी L1, 5 ओम प्रतिरोध निकालने के बाद लंबाई इतनी आई मतलब L2। ऐसा भी हो सकता है 2 ओम निकालने पर संतुलन लंबाई इतनी, 5 ओम निकालने पर संतुलन लंबाई, इसका मतलब L1 दिया ही नहीं। फिर 2 R दे दिए, 2 ओम और 5 ओम और 2 L2 दे दी, 2 R दे दिए और 2 L2 दे दी, फिर L1 नहीं दिया आपको, है ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। प्रैक्टिकल है, मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल लाइव ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। हम थ्योरी में पढ़ाते हैं, बेहतर कोशिश करते हैं कि आपको वही सिनेरियो समझ में आए जैसे कि आपके सामने इंस्ट्रूमेंट रखा हो। फिर भी और अधिक आपको जानना रहता है या आपकी जिज्ञासा है तो मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट रख के आपको सामने लाइव दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।